स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक आज का है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक हमने स्टडी किया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता था कि जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, या वस्तु की जो अगर कीमत बढ़ती है, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम हो जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड बताता था। यानी कि ये लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप शो करता था बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बट ये लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं बताता था कि अगर प्राइस फॉल करती है तो डिमांड कितने परसेंटेज बढ़ती है, या अगर प्राइस में कुछ परसेंटेज इंक्रीज़ आती है तो डिमांड कितने परसेंटेज फॉल करेगी। तो अगर हम क्वालिटेटिव की बजाय क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देखना चाहते हैं बिटवीन प्राइस एंड डिमांड में, तो हमें कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसको हम ना ई के पैर में पी के साथ शो करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है जब किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की कीमत में कुछ परसेंटेज चेंज आती है तो उससे उस कमोडिटी की डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगी। मतलब अगर प्राइस जो है किसी कमोडिटी की 10% फॉल करती है तो उसकी डिमांड कितने परसेंट बढ़ेगी, 10 बढ़ेगी, 20 बढ़ेगी या 30 पर बढ़ेगी, कितने परसेंट बढ़ेगी, वो क्वांटिटी बताता है। तो इसलिए इसका फार्मूला बनेगा EP इज इक्वल टू परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। और क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना, तो इसलिए इस फार्मूले के आगे हमने माइनस का साइन लगा देना है। तो ये EP का फार्मूला हमारा बन गया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। कि अगर वस्तु की कीमत में कुछ परसेंटेज चेंज आती है तो उससे उसकी डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगी। क्योंकि प्राइस और डिमांड में उल्टा संबंध है, नेगेटिव संबंध है, तो इसलिए इस फार्मूले के आगे हम नेगेटिव साइन लगाते हैं। इसके बाद ये तो हो गया इसका मीनिंग। आगे हमने करना है डिग्रीज और टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बजाय मैं EP वर्ड यूज़ करूँगा। ये 5 तरह की होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है। सबसे पहले होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, सेकंड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, थर्ड होती है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, फोर्थ होती है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और लास्ट होती है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो हम पहली वाली टाइप करते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको ना मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। इसमें EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है, इसमें EP इज इक्वल टू 0 होती है, इसमें EP इज इक्वल टू 1 होती है, इसमें EP ग्रेटर देन 1 होती है, इसमें EP लेस देन 1 होती है। तो सबसे पहली बेटा हम टाइप करने लगे हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाली। ठीक है, ये उस समय होती है जब कमोडिटी की प्राइस में कोई चेंज नहीं आए, नो चेंज, और वेरी स्मॉल चेंज आए कमोडिटी में की प्राइस में, ना के बराबर, पर डिमांड में अपने आप थोड़ी बहुत इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ जाए। ठीक है, तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। EP इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। ठीक है, जैसे इसी में आपको समझाऊँ, अगर ये फार्मूला है ना इसका,
अब हमने कहा प्राइस में कोई चेंज ना आए, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है ये ज़ीरो है, और डिमांड में कुछ परसेंटेज चेंज आ गई, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ गई कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 10% ही इंक्रीज़ आ गई या डिक्रीज़ आ गई डिमांड में, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय ज़ीरो होता है इन्फिनिटी। क्लियर? तो ये इन्फिनिटी इलास्टिक डिमांड है, मतलब जब प्राइस में कोई चेंज ना आए या बहुत स्मॉल चेंज आए, तो पर डिमांड में चेंज आए उसको इन्फिनिटी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना बच्चे, तो ये छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ जिसमें वर्टिकल एक्सिस में प्राइस को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में डिमांड को लिया। पहले प्राइस ओपी है और डिमांड है ओ क्यू। अब प्राइस ओपी ही रही, नो चेंज, और डिमांड बढ़ के ओ क्यू 1 हो गई, यानी कि ए पॉइंट से अब कंज्यूमर बी पॉइंट पे आ गया। तो इसी तरह से प्राइस उतनी रही, डिमांड और बढ़ जाए, तो ये और इस पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमारे पास ये पी डी डिमांड कर्व बनेगा, जो कि पूरी तरह से इलास्टिक, जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होना बेटा, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यहाँ पर ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी होती है। ये पहली वाली टाइप हमने कर ली। अब सेकंड वाली टाइप करते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड यानी कि ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ई पी उस समय ज़ीरो होती है जब कमोडिटी की प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ जाए कुछ परसेंटेज, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, बट उस कमोडिटी की डिमांड, वस्तु की मांग में कोई चेंज ना आए, ज़ीरो चेंज आए, कोई चेंज ना आए, तो ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो होती है। मतलब प्राइस बढ़ी या या कम हुई, कम हुई या बड़ी कुछ परसेंट डिमांड में कोई चेंज नहीं आए, तो इसको हम कहते हैं इन इलास्टिक डिमांड। इनकी डिमांड में बिल्कुल भी लचक नहीं है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही डिमांड। अगर बेटा इसका डिमांड कर्व हम बनाए ना, वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस लेकर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर डिमांड लेकर, तो ये डिमांड कर्व पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस बनेगा, क्योंकि पहले प्राइस ओपी है, डिमांड प्राइस ओपी है पहली, डिमांड ओडी है, कंज्यूमर ए पॉइंट पर है। अब प्राइस बढ़ गई बट डिमांड उतनी की उतनी ही ओडी ही रही, कंज्यूमर बी पॉइंट पर। यहाँ प्राइस चेंज हो रही है पर डिमांड ओडी की ओडी ही रह रही है, यानी कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रही, डिमांड में कोई लचक नहीं है। इसमें ई पी इज इक्वल टू ज़ीरो होती है ना। इसमें क्वांटिटी चेंज हो रही थी, डिमांड चेंज हो रही थी, इसमें सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है। थर्ड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड ई पी इज इक्वल टू 1। ये देखो, अगर ये फार्मूला है ना, इसमें ये वैल्यू 1 कब आएगी? जब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म बराबर हो, यानी कि प्राइस भी 10% चेंज हुई, डिमांड भी 10%, यानी कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस और परसेंटेज चेंज इन डिमांड दोनों बराबर हों। परसेंटेज चेंज को मैं डेल्टा के साथ शो कर रहा हूँ। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो उसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। ठीक है, इसका बच्चे अगर मैं डायग्राम बनाऊँ ना, इधर अगर हम प्राइस लें और इधर हम डिमांड लें, तो इसका कर्व हम बनाएंगे इस शेप का। मैं बताता हूँ इस शेप को क्या कहते हैं। इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व की ना एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होती है कि यहाँ पर हम कोई दो पॉइंट्स लें, कहीं इस कर्व पर ए और बी ले लिए मान लें, और वहाँ से हम दो रेक्टेंगल बनाएं। ये दो रेक्टेंगल बन गए, एक ये रेक्टेंगल बन गया और एक ये रेक्टेंगल बन गया। इन रेक्टेंगल का एरिया सेम है,
यानी कि जितनी प्राइस पहली थी क्वांटिटी, ये प्राइस नई प्राइस और नई क्वांटिटी, जितनी प्राइस में चेंज आई उतनी ही डिमांड में चेंज आई, जितनी पहली टोटल ये एरिया था उतना ही, यानी कि कोई चेंज नहीं आती। इसलिए इस कर्व की प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, यहाँ पर EP इज इक्वल टू 1 होती है। मतलब जितनी परसेंटेज प्राइस में चेंज आई उतनी परसेंटेज ही डिमांड में चेंज आई। अब बच्चे अगला है मोर इलास्टिक डिमांड, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये देखो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड यानी कि EP इज़ ग्रेटर देन 1। EP ग्रेटर देन 1, ये EP ग्रेटर देन 1 उस समय होगी जब डिनोमिनेटर छोटा है और ये न्यूमिनेटर बड़ा है, यानी कि नीचे वाली टर्म छोटी है ऊपर वाली टर्म बड़ी है, यानी कि प्राइस में परसेंटेज चेंज कम आई और डिमांड में परसेंटेज चेंज ज़्यादा आई। यानी कि मोर इलास्टिक डिमांड बच्चे उस समय होगी जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब प्राइस अगर मान लीजिए 10% चेंज हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि डिमांड 25% चेंज हो गई। ठीक है, इसको मोर इलास्टिक डिमांड बोलते हैं बच्चे। तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ, वर्टिकल एक्सिस पर प्राइस को लिया यानी कि वाई एक्सिस पर प्राइस को लिया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यानी कि वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर डिमांड को लिया, तो ये कर्व ना बच्चे फ्लैट बनेगा ऐसे, डी डिमांड का फ्लैट। क्यों? क्योंकि इसी से मोर इलास्टिक डिमांड शो होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहली प्राइस OP ले लो कहीं पर भी, A पॉइंट पर है कंज्यूमर, डिमांड है OQ, प्राइस थोड़ी सी कम हुई OP 1 हुई, डिमांड बढ़ के ये OQ 1 हो गई, यानी कि प्राइस सिर्फ इतनी कम हुई, डिमांड इतनी बढ़ गई, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस में सिर्फ इतनी गिरावट आई बट मांग में इतनी वृद्धि हो गई, तो इसको हम कहते हैं मोर इलास्टिक डिमांड। और लास्ट वन है लेस इलास्टिक डिमांड, यानी कि EP इज़ लेस देन 1, यानी कि डिमांड में कम लचक है। ये उस समय होती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में मान लीजिए 10% की चेंज आई, डिमांड में सिर्फ 8% की चेंज आई, तो यहाँ पर EP इज़ लेस देन 1, यानी कि प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगी, डिमांड में कम चेंज आएगी इस केस में। तो इसका डिमांड का स्टीप बनेगा, फ्लैट नहीं बनेगा। मैं आपको बना के दिखाता हूँ बेटा। वर्टिकल एक्सिस पर यानी कि वाई एक्सिस पर कीमत को लिया है और एक्स एक्सिस पर यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने डिमांड को लिया है। तो ये डिमांड कर्व बनेगा हमारा एक, ये डिमांड कर्व बना DD, लेस इलास्टिक है। देखो इससे ये DD ये वाला और ये वाला फ़र्क है ना, प्राइस OP है पहले, OP है प्राइस और डिमांड है OQ, कंज्यूमर A पॉइंट पर है। प्राइस OP 1 हो गई, ज़्यादा इतनी कम हो गई प्राइस, डिमांड सिर्फ इतनी बड़ी, कंज्यूमर इस B पॉइंट पर आ गया, है ना। क्योंकि प्राइस में परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, डिमांड में परसेंटेज चेंज कम है, तो EP इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो हमने पांचों तरह की EP कर ली। ये देखो, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जिसमें डिमांड का पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड जिसमें डिमांड का पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसमें डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसमें परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों बराबर होते हैं। ये मोर इलास्टिक डिमांड है और ये लेस इलास्टिक डिमांड है। अब इन पांचों टाइप्स की एक कंबाइंड डायग्राम भी हम बना सकते हैं ना बेटा, कंबाइंड डायग्राम इन पांचों तरह की EP की। ये देखो, ये डायग्राम थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर
यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पर डिमांड लेते हैं, वर्टिकल एक्सिस पर हम प्राइस लेते हैं। ये आ गई हमारी डी डी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी कि इस पर ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। ये आ गई D1 ई पी इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। D2 ई पी इज इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। D3 ई पी इज मोर देन 1, मोर इलास्टिक। और ये स्टीप वाली D4 शो करती है लेस इलास्टिक डिमांड, लेस देन यूनिटरी, ठीक है। तो ये परफेक्टली इलास्टिक D1 shows perfectly inelastic demand, D2 shows perfectly unitary elastic demand, D3 shows more elastic demand या more than unitary elastic demand, D4 shows less elastic और less than unitary elastic demand। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया। और अगले लेक्चर में, अगली जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे, अगले कर लेते हैं हम मेजरमेंट ऑफ ईपी कि प्राइस इलास्टिक डिमांड को कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है बच्चे, थैंक यू।